हेलो एवरीवन। अब डीएलएड मैथ के हर सेमेस्टर के हर वीडियो में आपको अब प्रत्येक वीडियो में चारों पब्लिकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन, राधा पब्लिकेशन, राखी पब्लिकेशन और साहित्य भवन पब्लिकेशन, इन सारे प्रकाशंस की सॉल्यूशंस आपको हर वीडियो में अब मिलेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पर आइए और एक ही वीडियो में चार चार प्रकाशन के सॉल्यूशन पाइए। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आज के टॉपिक में हम लोग त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त की अवधारणाएं तथा उसके भागों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक लेकर के करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरुआत करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा पर जाने से पहले हम लोग जान लें कि रेखाखंड क्या होता है। तो ये हमने लिया है, ये देखिए, जब दो रेखा करते हैं और इसमें से एक भाग काट लिया, अगर इसको मान लेते हैं, हम नाम दे दें ए बी, तो ये जो भाग ए बी है इसी को रेखाखंड कहते हैं। और ये हमने तीन रेखाखंड लिया है, एक का नाम ए बी, दूसरे का बी सी और तीसरे का हमने सी ए लिया। अब ये तीनों जब अलग अलग हैं तो इनसे अभी कोई आकृति का निर्माण नहीं हो रहा है। तीनों को हम क्लोज्ड करें तो देखते हैं कि ये किस तरह की आकृति का निर्माण करते हैं। देखते हैं यहाँ पर इस तरह की, देखिए, जैसे ये रेखाखंड ये भी है ना, ये हो गया, बी सी ये हो गया एंड सी ए ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया। अब ये एक आकृति बना दिए, तो इस तरह से जो बंद आकृति मिली इसी को हम त्रिभुज कहेंगे। परिभाषा में क्या हो जाएगा, तीन रेखाखंडों या तीन भुजाओं का दें, तीन भुजाओं से जो घिरी आकृति होती है उसी को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज का मतलब ही हो गया त्रिभुज। अगर इसका हम विच्छेद करें तो ये हो जाएगा त्रि और प्लस भुज। त्रि का मतलब होता है तीन, ये भुज का मतलब हो गया भुजा। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के भाग क्या क्या हैं? इस त्रिभुज के भाग एक, ये दो तीन, ये जो कोना वाला है जहाँ पर दो भुजाएं, दो आसन्न भुजाएं, दो पास पास की भुजाएं जो मिली हैं, है ना, जो नुकीला भाग बना, उसको शीर्ष कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे, शीर्ष या वर्टेक्स। ये तीन शीर्ष हो गए। ये जो होते हैं ये इसको भुजा बोलते हैं, साइड। और ये इनर पार्ट में जब अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं दो भुजाओं, दो रेखाखंडों के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये तीन कोण बन गए, इनको क्या कहते हैं? ये कोण हो गया, यानी एंगल। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीन शीर्ष, तीन अंतःकोण तथा तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन अंतःकोण। तो भुजाओं की तो लंबाइयां दी रहेंगी। इसमें हम एक चीज कह सकते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ दें तो उनका योगफल तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। कोण की बात करें तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अच्छा, कोणों का, अंतःकोणों का मान निकालने के लिए कि त्रिभुज में
तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, चतुर्भुज में कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला है 2n-4 इंटू π/2। पाई मतलब 180 डिग्री। आप चाहें तो 2 कॉमन लेकर के यहाँ पे बटे में 2 जो है उसको काट दें तो मिलेगा हमको n-2 इंटू पाई। अब त्रिभुज की बात करें, n भुजा होती है तो 3 - 2, एक में 180 का गुणा करेंगे तो 180 ही आएगा। यानी कि त्रिभुज के तीनों को अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। उसी तरह से चतुर्भुज जब आएगा, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जो भी होगा उसमें देखेंगे तो चारों अंतःकोणों का योगफल 360 होगा, क्योंकि वहाँ पे 4 - 2 कर देंगे। यहाँ n का मान 4 रखेंगे, 4 - 2 इंटू पाई, यहाँ घटेगा तो 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360। तो ये तो हो गया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री फार्मूला के अनुसार। इसको प्रयोग द्वारा भी कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री ही होता है। इसको हमने एक प्रयोग के द्वारा, जैसा कि हम अपने बच्चों से प्रोजेक्ट जब करवाते हैं तो प्रोजेक्ट में इसको बनवाते हैं, तो इसको हम बताए हैं। चूँकि बोर्ड पर संभव नहीं है तो इसको हमने कॉपी पर बनाया है। जैसे कि हम लोग देखें कि त्रिभुज के जो भाग हैं उसमें शीर्ष है, भुजा है और कोण, अंतःकोण है। तो इनके आधार पर शीर्ष को तो छोड़ दिया जाएगा, शीर्ष से कोई मतलब नहीं है। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया जाएगा। पहले हम लोग वर्गीकरण करेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। अब देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, AB, BC, CA हमने लिया है, नामकरण कर दिया है। 3 भुजाएं हैं तो ऐसा हो सकता है कि तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो। एक 3 सेंटीमीटर का हो, एक 4 सेंटीमीटर का हो, एक 5 सेंटीमीटर का हो। तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। ऐसा हो सकता है कि उस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो, तीसरी भुजा अलग हो, या तो उनसे बड़ा हो या तो उन समान भुजाओं से छोटा हो। हमने यहाँ पर ये 2 भुजाएं तो समान हैं, है ना। यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं। यहाँ AB बराबर BC है और CA उनसे अलग है, हमने बड़ा लिया है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि तीनों भुजाएं समान हों। तीनों भुजाएं समान हों तो ये ही 3 कंडीशन बन ही सकता है, या तो तीनों अलग अलग हो, या 2 समान हो, या तीनों समान हो। तो जब इस तरह से भुजाएं हों तो इनके आधार पर उस त्रिभुज का क्या नाम रखेंगे, क्या बोला जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, इसको देख लें। जब तीनों अलग अलग होते हैं तो इनको कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। अंग्रेजी इसकी है स्केलेन ट्रायंगल। ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। इसकी आकृति कैसी होगी? इनकी आकृति कुछ इस प्रकार की होगी। दूसरा कंडीशन है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, तो 2 मतलब द्वि, बाहु मीन्स भुजा, सम मीन्स समान, 2 भुजा समान, सम द्वि बाहु। इसका नाम क्या होगा? सम द्वि बाहु। अंग्रेजी हो जाएगी इसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पर AB और BC समान है, AC अलग है। और थर्ड है तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसको कहते हैं समबाहु। सभी की भुजाएं समान हैं, समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें तीनों भुजाएं समान हैं तो आकृति, तीनों भुजाएं समान हैं तो ये हो गया ABC।
यहाँ पर सभी तीनों भुजाएं बराबर हैं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कोई भी माप। तो इस तरह से हो गया भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, उनका नामकरण क्या क्या। तो हमको मिल गया समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये 3 प्रकार। नेक्स्ट है कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। भाई 3 अंतःकोण होते हैं, तो तीनों अंतःकोणों में ऐसा हो सकता है, देखिए तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोई भी कोण, उसमें कोई भी कोण 180 अंश नहीं होगा। अधिक से अधिक अगर होगा तो 179 डिग्री, एक कोण उसमें का 179 डिग्री तक हो सकता है। शेष 2 कोण होंगे 1 डिग्री में बटेंगे, लेकिन कोई भी एक कोण 180 नहीं होगा, क्योंकि शेष दोनों कोणों का योगफल फिर 0 हो जाएगा, तो वहां पर त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ऐसा हो सकता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम जो कोण बनता है वो अधिक कोण कहलाता है। तो एक कोण, त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो सकता है, एक कोण। दूसरा ये हो सकता है कि उसमें का एक कोण 90 डिग्री हो, 90 अंश हो, और शेष दोनों कोण जो हैं मिलकर के 90 अंश पूरा करें, 90 90 180 हो जाएगा। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि त्रिभुज का तीनों कोण 90 अंश से कम हो, 90 अंश से कम तीनों कोण होंगे तो भी उनका योगफल 180 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक कोण 50 है, दूसरा 60 है, तीसरा 70 है, और तीनों जो है 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से बड़ा, यानी कि न्यून कोण में है। तो 3 कंडीशन हो सकता है। क्या क्या कंडीशन होगा? यहाँ पर सभी कोण जो है लेस देन 90 डिग्री, यानी कि इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। और इस न्यून कोण के नाम पर ही इस त्रिभुज का नामकरण कर दिया गया, इसको कर दिया गया न्यून कोण त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है, अभी इसमें देखिए सभी कोण जो है, ये तीनों कोण 0 डिग्री से बड़े होंगे लेकिन 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री होंगे तीनों कोण। इसमें का एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना? तो इक्वल 90 डिग्री एक हो जाएगा, एक जो है इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। थर्ड वन ऐसा हो कि ये कोण, एक कोण जो है अधिक कोण हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम, तो इसका नामकरण भी हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से तीन त्रिभुज यहां भी बन गए। ठीक है, 3 त्रिभुज यहां भी बन गए। तो ये हो गया त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजा और कोण के आधार पर। कोणों के आधार पर अगर त्रिभुजों का वर्गीकरण जैसा हम लोग किए थे, उसमें देखे थे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो इन तीनों प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम न्यून कोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये न्यून कोण त्रिभुज है, सभी कोण जो है 90 अंश से कम है। तो ये एक आधार हमने बना लिया। अब इस पर रख दिए इसको, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए पहले हम इसका नामकरण कर दें। यहाँ पे हम कर दें A, B और C। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए।
अब ये BC आधार हो गया, आधार हमने BC लिया ना, आधार ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, AC भी हो सकता है, हमने BC लिया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, क्या है? बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, या ऊंचाई कहते हैं उसको, हम ऊंचाई कह रहे हैं। ऊंचाई मतलब त्रिभुज की ऊंचाई, या लंब मतलब शीर्ष से आधार तक की न्यूनतम दूरी, यानी कि लंबवत दूरी। तो ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी आधार के समांतर इसको भी रख देंगे, और ये जो यहाँ से लंबवत दूरी होगी इसी को हम माप लेंगे, और ये जो ऊंचाई होगी, ये आधार मान लेते हैं, ये आधार आ गया 6 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंब। तो 1/2 ये क्या था हम लोग का? BC आधार है, तो आधार 6 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर। इसको काट दें, यह आ जाएगा 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए किया, ये 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। अगला देखते हैं समकोण त्रिभुज। अगला है हम लोग का समकोण त्रिभुज। इसको हम इस आधार पे रख दें अगर, तो ये जो बनेगा समकोण त्रिभुज होगा। इसका नाम लिख देते हैं हम ये नाम ABC। अब समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसको अगर हम आधार मान लें, ये आधार और ये लंबवत दूरी, अगर कहीं इसको हम मान लेते हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इसका? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब। आधार तो 1/2 आधार कितना 4 सेंटीमीटर और ये लंब कितना है 6 सेंटीमीटर। काट देंगे, ये हो जाएगा 6 दूना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, समकोण त्रिभुज में एक चीज़ और है कि जिसे कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर हो। तो कर्ण क्या हो गया? AC। तो यहाँ पर हो जाता है AC। अब इसमें कोई भी भुजा अगर पता करना, जैसे BC पता करना है तो AB को इधर कर दीजिए, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। AB पता करना है तो BC को इधर भेज दीजिए, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अगला त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। ये हमने लिया है ना, ये एक त्रिभुज लिया है अधिक कोण त्रिभुज, ये आधार पर हमने रख दिया है। यहाँ से इसका नामकरण करें पहले। A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये त्रिभुज हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो ये तो आधार हो गया। यहाँ इस पर जिस भुजा को हमने रखा ये आधार हो गया, और आधार मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। अब इसकी ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई, ये त्रिभुज कितना ऊंचा है ये पता करना है। तो देखिए, जब न्यून कोण था तो त्रिभुज के इस तरह से बन रहा था,
तो हमने यहाँ से लंबवत रेखा डाल दिया। इसमें भी तो ऊंचाई के लिए लंबवत रेखा डालना ही पड़ेगा। तो इस बार क्या है ना कि यहाँ से हम लंबवत रेखा डालेंगे। इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये हो गया त्रिभुज की ऊंचाई, ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम इस 5 सेंटीमीटर को ऊंचाई में ले लेंगे और आधार ये लेंगे। अब आधार यहाँ से यहाँ तक मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर लंबवत रेखा जहाँ पे डाला गया है वहाँ से लेकर के यहाँ तक ना आधार होगा, तो ऐसा बात नहीं है। हम तो ये लंबवत इसलिए डाले हैं ना कि ये त्रिभुज कितना ऊंचा है ये पता करें, ठीक है। आधार हम यही लेंगे, आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने का तरीका वही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, काट देंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब एक चीज़ ऐसा भी होता है कि जिससे मान लीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हुआ है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हुआ है, मतलब ऊंचाई नहीं दिया, तो उस कंडीशन में हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे इसका भी माप दे दिया, जो AC है मान लिया 8 सेंटीमीटर दे दिया, और ये जो है 5 सेंटीमीटर दे दिया, और ये 4 सेंटीमीटर दे दिया। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में हम हीरो फार्मूला का प्रयोग करते हैं, मीन्स A बराबर ऐसे। अब क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले हम यस निकालते हैं। हीरो फार्मूला में पहले यस A + B + C/2 करते हैं। ये हो जाएगा 6 + 8 + 5/2, 8 से 14 5 19/2। फिर क्या करेंगे, फार्मूला क्षेत्रफल के लिए फार्मूला यस - A, यस - B और S - C। इसमें मानक देंगे, यस का मान आया है 19/2, ब्रैकेट में हो जाएगा 19/2 माइनस A का मान 6, फिर दूसरे ब्रैकेट में 19/2, B का मान 8 और 19/2 माइनस 5, ये सब ब्रैकेट के अंदर होंगे। अब इसी को हल कर लेंगे, जो मान आएगा वही जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस कंडीशन में जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है, यानी कि हीरोज फार्मूला का कैसे प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उन सब के बारे में हो गया। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक, आयत तथा वर्ग की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आयत तथा वर्ग चतुर्भुज होता है। आयत की बात करें तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जबकि वर्ग में क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा चारों कोण भी बराबर हों और 90 अंश के हों, सभी कोण 90 डिग्री के हों और चारों भुजाएं भी बराबर हों। इसमें और इसमें कोण तो समान होता है 90, लेकिन बस इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। एक फिगर बना ले तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये दो आकृति, इस आकृति में आमने सामने की भुजाएं, यानी कि ये भुजा बराबर है, ये आमने सामने की भुजाएं हैं और ये बराबर हैं तथा समांतर भी हैं। एक चीज़ ये भी है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती हैं, यानी ये इसके सामने है ना, ये बराबर होगी, और ये इसके सामने है तो ये बराबर होंगी, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर होंगी। ये तो हो गया आयत। और आयत में अभी विकर्ण, आयत के दो विकर्ण AC और BD,
ये दो विकर्ण हैं, ये लंबाई में बराबर होते हैं, और जहाँ पर इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी कि जहाँ पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, यह क्या होता है ना, इन दोनों विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु होता है। यह विकर्ण इसको इस बिंदु पर आधा आधा कर दे रहा है, यानी प्रत्येक विकर्ण दूसरे को यहाँ पर कटान बिंदु पर उसको समद्विभाजित कर दे रहा है, यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया। और कोण तो हम लोग देखे ही, और कोण के बारे में तो हम लोग चर्चा की ही, प्रत्येक जो है 90 डिग्री होता है। ये सभी 90 डिग्री हो गए, और इनके चारों कोणों का योगफल 360 अंश होगा। आयत के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। ये तो हो गया आयत। रेक्टेंगल। ये ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान बराबर हों तथा चारों कोण भी बराबर हों और 90-90 अंश के हों। ठीक है। इसके विकर्ण मतलब पी आर और एस क्यू बराबर होंगे, तथा ये जो टी इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी कि जो जहां पर एक दूसरे को ये काट रहे हैं विकर्ण, ये प्रत्येक दूसरे का समद्विभाजक है। ये इस बिंदु पर एक विकर्ण दूसरे को आधा आधा कर देगा। तो ये हो गए वर्ग, आयत, ये इनके विकर्ण हो गए, प्रत्येक 90-90 डिग्री के होंगे। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वृत्त की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल। वृत्त की परिभाषा में हम लोग पिछले कई वीडियो में देख लिए हैं। वृत्त की परिभाषा, वृत्त किसे कहते हैं? एक निश्चित बिंदु, मान लिया O एक निश्चित बिंदु है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर लिए गए बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है उसी को वृत्त कहते हैं। तो ये स्थिर बिंदु हो गया और ये समान दूरी पर लिए गए बिंदुओं का बिंदुपथ, ये वृत्त हो गया। अब इसके भाग की बात अगर हम करें तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं, जैसे मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर A है और एक बिंदु B है। ठीक है, अब इनको मिलाना है, इनको मिला दें, ये हो गया। तो ये जो AB बना ना, इसी को जीवा कहते हैं। जीवा, या इंग्लिश में इसको कहेंगे कॉर्ड। कॉर्ड हो गया। अब ये तो हमने लिया कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त पर स्थित जो ये वृत्त पर स्थित हैं। अब एक रेखा ऐसी ले जो वृत्त को आर पर कर दें। ये एक रेखा है, ये तो मान लीजिए कि वृत्त पर स्थित दो बिंदु C और D है, लेकिन ये क्या किया ना, CD से होते हुए वृत्त के आर पार हो गया। तो ये क्या किया, वृत्त को छेदते हुए बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का, अगर एक बिंदु यहां पर, दो बिंदु वृत्त पर दो बिंदु इस प्रकार स्थित हों कि जब उनको मिलाएं तो मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर जाए। ये रेखा वृत्त पर स्थित दो बिंदु P तथा Q जो केंद्र O से होकर के जा रहा है, तो
नाम तो इसका होगा जीवा, क्योंकि वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। लेकिन वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होते हुए जाए उसको व्यास कहा जाता है। वृत्त की सबसे, और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखिए अगर ऊपर बढ़ेंगे तो ये जो है लंबाई जीवा की छोटी होती जाएगी और यहाँ पर शून्य हो जाएगी, वह जो है स्पर्श रेखा में परिवर्तित हो जाएगी। तो स्पर्श रेखा की बात हम नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, व्यास हो गया। इसको क्या कहेंगे, व्यास। इंग्लिश में डायामीटर, ठीक है, डायामीटर हो गया। और यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की परिभाषा में हम लोग देख लिए हैं त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, छेदक रेखा क्या होता है, सब देख लिए। आइए देखते हैं कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं। अर्धवृत्त, इसके लिए हम एक यहाँ पर हमने वृत्त लिया है जिसमें ये ओ इसका केंद्र है। केंद्र से होकर जाती हुई एक रेखा व्यास कहलाती है और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर यहाँ से हम इसको काटें या इसको अलग करें तो यह वृत्त दो बराबर भागों में बट जाएगा और इन्हीं दो बराबर भागों को ही हम अर्धवृत्त कहते हैं। प्रत्येक को अर्धवृत्त कहा जाता है। कैसे अलग होगा ये देख लेते हैं हम लोग। और जब इस वृत्त को व्यास यानी कि सबसे बड़ी जीवा से अगर अलग किया जाए तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इस तरह से दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा और ये दोनों जो है प्रत्येक, और ये प्रत्येक जो है अर्धवृत्त कहलाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, तो ये हो गया अर्धवृत्त। अगला है वृत्तखंड। वृत्तखंड किसी वृत्त की जीवा, ये जीवा हो गया ये भी, और चाप द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा उसी को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, अब इस जीवा से अगर कहीं हम इस वृत्तखंड को अलग कर दें तो ये देखिए ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे और इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। कैसे, इसको देख लेते हैं। अब इस जीवा से अगर हम इस वृत्तखंड को अलग करें तो देखिए ऐसे होगा। ये देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये छोटा है तो ये लघु वृत्तखंड होगा, लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा है तो इसको दीर्घ वृत्तखंड। तो ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड। ठीक, अगला टॉपिक है त्रिज्यखंड, सेक्टर। त्रिज्यखंड देखिए यहाँ से अगर कहीं हम थोड़ा सा इसका विच्छेद करें तो इसमें देखिए त्रिज्य यानी कि त्रिज्या और प्लस खंड हो जाएगा। यानी त्रिज्या के द्वारा जो खंड है उसी को त्रिज्यखंड कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो त्रिज्याएं ओ ए और ओ बी, दो त्रिज्या हो गया, और चाप, इनके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है इसी को त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्या, दो त्रिज्या और चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड में जब ये भाग जो है इसको अगर देखा जाए तो ये
छोटा है, और देखिए ये भी त्रिज्यखंड ही होगा, क्योंकि ये त्रिज्या जो है, ये दोनों त्रिज्या इसके लिए भी काम में आ रहा है, और ये पूरा चाप हो जाएगा। अगर इसको अलग कर दें ऐसे, तो ये जो है देखिए, ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग है, इसमें भी दो त्रिज्या और चाप। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये लघु त्रिज्यखंड। तो इस तरह से ये हो गया त्रिज्यखंड। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे कोई वृत्त है, तो वृत्त का अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग, अभ्यंतर मतलब इंटीरियर पार्ट और बहिर्भाग मतलब एक्सटीरियर पार्ट, किसको कहते हैं? तो ये वृत्त है, तो इस वृत्त के, ये देखिए ये वृत्त है, इस वृत्त के अंदर, इस वृत्त के अंदर की तरफ कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लें, ये इंटीरियर पार्ट कहलाता है, अभ्यंतर। इंटीरियर, इंटीरियर पार्ट हो गया। और भाई ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीरियर पार्ट हो गया, तो इसके अलावा जो भी पार्ट होगा सब एक्सटीरियर पार्ट, ये एक्सटीरियर पार्ट हो गया, ये बहिर्भाग कहलाएंगे, बहिर्भाग है ना, एक्सटीरियर पार्ट। एक्सटीरियर हो गया, ये सब पॉइंट्स जो है सब एक्सटीरियर में आएंगे, ये सब एक्सटीरियर में ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंटीरियर और ये हो गया एक्सटीरियर। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में सबसे पहले ठाकुर प्रकाशन। ठाकुर प्रकाशन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? तो परिभाषा में हम लोग देखे थे, 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो बी सही हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो डिफिनेशन हम लोग देखें, इंट्रो में देखे हैं, 180 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में बराबर होते हैं, क्या बराबर होता है? तो समबाहु त्रिभुज में हम लोग देखें कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60-60 डिग्री के, यानी तीनों कोण बराबर और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें दिया है सभी कोण सभी भुजाएं, इसका मतलब दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही है। चौथा है, निम्न में त्रिभुज के अंग नहीं है। त्रिभुज के अंग में शीर्ष, भुजा, कोण, माध्यिका, विकर्ण नहीं होता है। माध्यिका, ऊंचाई सब होता है, देखिए भुजा होता है, माध्यिका होता है, ऊंचाई होता है, बस विकर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अंग नहीं है कह रहा है, तो विकर्ण। विकर्ण किस में होता है? विकर्ण होता है आयत में, वर्ग में, चतुर्भुज में कर सकते हैं। तो ये हो गया। आयत के सभी कोण होते हैं, ये कह रहा है कि आयत के सभी कोण 60 अंश दिया है, 120 अंश दिया है, 90 अंश दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आयत और वर्ग में प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। तो आयत पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम ये कर देंगे 90 डिग्री। आयत के परिमाप का सूत्र है, आयत का जो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, जब चारों भुजाओं का योग हम करते हैं तो उसमें 2 लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट में रहेगा। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, किसकी? कह रहा है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमको इसमें से छांटना है कि किसकी? आयत की। तो आयत में आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। वर्ग की, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज में आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, तो ये परफेक्ट आंसर नहीं होगा। और त्रिभुज की, त्रिभुज में भी 3 प्रकार के त्रिभुज हो गए, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ये तो कोण के आधार पर, भुजाओं के आधार पर भी देखेंगे
तो विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तो त्रिभुज में कंफर्म नहीं किया है कि समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है इसलिए चारों भुजाएं बराबर होंगी। मध्य बिंदु से चारों ओर समान दूरी, मध्य बिंदु से चारों ओर की समान दूरी किसकी होगी? तो इसमें वृत्त ही एक ऐसी आकृति है जिसके केंद्र से समान दूरी पर लिए गए बिंदुओं का बिंदुपथ ही वृत्त होता है। तो और जो केंद्र होता है वृत्त के मध्य में होता है। तो यहाँ मध्य बिंदु से चारों ओर की समान दूरी किस में होगी? वृत्त में होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वृत्त के अंग नहीं है। वृत्त के इसमें कह रहा है कि इसमें जो चारों विकल्प है उसमें कौन वृत्त का भाग नहीं है? जैसे केंद्र निश्चित रूप से वृत्त में होता है, वृत्त का केंद्र होता है। व्यास ये भी होता है। आधार, आधार नहीं होता है, आधार त्रिभुज में होता है। त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, इन सब में आधार होता है। त्रिज्या भी होता है। तो सही विकल्प होगा आधार, यानी विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सा सूत्र सत्य है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यही होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए है। और सब चूंकि लंब आधार कर्ण में संबंध दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज का ही दिया है। तो ये सत्य हो गया। इसमें देखते हैं, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस, अच्छा देखिए, कर्ण का वर्ग में से ये लंब का वर्ग घट जाएगा तो हो जाएगा आधार का वर्ग। और अगर कहीं लंब को इधर ला देते हैं तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये देखिए ना, सारे डिफिनीशन है। त्रिभुज का अर्थ लिखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सब डिफिनीशन पर है। ठीक है। वर्ग किसे कहते हैं, आयत क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज, सब डिफिनीशन पर है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह से ये ठाकुर प्रकाशन का हो गया। आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में श्री विनोद पुस्तक मंदिर चैप्टर 9 है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है। क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 125 मीटर तथा चौड़ाई 68 मीटर है। इसके अंदर, पार्क के अंदर चारों ओर 3 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है। यानी कि चारों तरफ जो है, चारों तरफ 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता है और चौड़ाई हर जगह समान है। रास्ते पर ₹4.50 यानी 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। रास्ता बनाना होता है तो उस पर बिछा देते हैं रोड़ी, तो उसका खर्च ज्ञात करना है। दिया है ₹4.50 प्रति वर्ग मीटर, यानी कि हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 4.50 का गुणा कर देंगे तो वो जो आएगा पूरा खर्च हो जाएगा। रास्ते का खर्च कैसे निकलेगा? ये पार्क है, पूरा पार्क है, जिसमें ये 3 मीटर चौड़ाई का चारों तरफ पार्क के अंदर, पार्क देखिए यहाँ से ऐसे है, ये पूरा बाहर बाहर, जिसकी लंबाई कितनी है 125 मीटर और चौड़ाई 68 मीटर है। अब 3-3 मीटर चौड़ाई का चारों तरफ रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से ये वाला भाग, ये क्षेत्रफल जो अनावश्यक है, हमको सिर्फ रास्ते के क्षेत्रफल से मतलब है, ये क्षेत्रफल अनावश्यक है, तो इसको निकालना पड़ेगा, यानी कि इसको घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब कैसे, देखिए, जैसे ये पूरा पार्क है, ये रास्ता है, तो ये क्षेत्रफल घटाने का मतलब कि ये निकालना पड़ेगा।
इसको अगर हम हटा दें, इसको, ये हो गया। अब ये सिर्फ रास्ता है जिस पर रोड़ी बिछानी है। तो रास्ते की चौड़ाई ये 3 मीटर, ये पूरा कितना होगा 3 मीटर, इधर भी होगा 3 मीटर, इधर भी होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, बाहर के पार का क्षेत्रफल और माइनस ये वाला जो निकला है इसका क्षेत्रफल। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, बाहर की तो लंबाई 125 और चौड़ाई 68 है। अंदर की क्या होगी, अंदर की देखिए ये लंबाई जो है, पूरे पार की लंबाई तो 125 है, इसमें 3 मीटर ये 3 मीटर ये 6 मीटर लंबाई में कम हो गया। तो 125 में से 6 घटा देंगे तो ये अंदर के भाग की लंबाई हो जाएगी। उसी तरह से चौड़ाई में भी पूरा 68 है, 3 इधर से कम हो जाएगा, यानी 6 कम हो जाएगा, तो ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो इसकी चौड़ाई का मतलब क्या हो गया, देखिए 125 माइनस 6 यानी कि 119, और चौड़ाई क्या हो जाएगा 68 माइनस 6 बराबर 62 मीटर। तो इसको करेंगे कैसे, पार की लंबाई 125 मीटर, चौड़ाई 68 मीटर, क्षेत्रफल निकालें पहले बाहरी क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 125 गुणे 68, कितना आएगा ये आ जाएगा 8500 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना होगा, आंतरिक भाग का क्षेत्रफल, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई 119 निकला, जैसे ये निकाले हैं ना उसी तरह से निकालना पड़ेगा हमको। आंतरिक लंबाई बराबर 125 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 119 गुणे चौड़ाई 68 माइनस 6 यानी कि 62। इसका मान कितना, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 7378 मीटर स्क्वायर। अब रास्ते का क्षेत्रफल में क्या होगा, बाहरी क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहरी क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल। ये है 8500 और ये है 7378। 2 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1, इतना वर्ग मीटर हो गया। तो कुल खर्च अब पहले लिख देंगे, 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर ₹450। तो कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा 1122 गुणे 4.50। इसका गुणनफल हो जाएगा ₹5049। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 9 मीटर, 12 मीटर तथा 7 मीटर हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर दी हैं तो उसमें सीधे सीधे आप फेरो फॉर्मूला पर जाइए, जिसमें हम मान लेते हैं ए बराबर 9 मीटर, बी बराबर 12 मीटर और सी बराबर 7 मीटर। एस निकाल लेंगे। एस होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपन 2। ये कितना हो जाएगा
9 + 12 + 7 बाई 2 के साथ 28, यानी 14 मीटर। ये देखिए हीरो फार्मूला में जब सवाल लगाना होता है ना, तो ये एकदम अनिवार्य रूप से सभी क्वेश्चन में किया जाएगा। ए बी सी के मान अलग अलग होंगे, लेकिन एस निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हीरो फार्मूला के अनुसार। क्षेत्रफल को हम डेल्टा से दिखाएंगे। ब्रैकेट के अंदर इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लिए हैं, यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बस सीधे मान रख देना है। एस का मान 14, ब्रैकेट में एस का मान 14 माइनस ए 9, फिर दूसरे में एस का मान 14 माइनस बी का मान 12, एस का मान 14 और सी का मान 7। ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 14 गुणे यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7। ये 14 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 7 गुणे में 5 गुणे में 2 गुणे में 7। अब इसमें देखिए पेयर बनाइए, 2 का 2 के साथ 1 2 बाहर हो गया, गुणे 7 का 7 के साथ 7 बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा अकेला 5, यानी कि ये हो जाएगा 14√5, 14√5 क्षेत्रफल है ना, तो मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर है ना, वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज का आधार 36.8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें तो कोई दम ही नहीं, ये तो सीधे सीधे फार्मूले पर है। क्या क्या दिया है, आधार, ये तो सीधा फार्मूला है 36.8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, बराबर 7.5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। बस केवल मान रख देना है। 1/2 आधार दिया ही है 36.8 और ऊंचाई दिया है 7.5। काट दीजिए इसको, 18.4 गुणा कर देना है, ये हो जाएगा 138 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है। परिमाप दिया है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5.3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है क्षेत्रफल। ये हमने एक आयताकार मैदान बना दिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, यानी लंबाई 5 गुना और चौड़ाई 3 गुना है। पता नहीं है कि कितना कितना है। जब पता नहीं है तो हम मान लेते हैं लंबाई 5x और चौड़ाई 3x है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बराबर है 5:3 और परिमाप दिया हुआ है। जो चीज़ दिया है पहले उसको हम लोग लिख लें, 480 मीटर। माना लंबाई बराबर 5x, ये देखिए मीटर है ना, तो मीटर कर दीजिए। चौड़ाई बराबर 3x मीटर,
परिमाप दिया हुआ है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़, तो 2 बार लंबाई आएगा 2 बार चौड़ाई आएगा। फॉर्मूला होता है परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं ना कि हमको x का मान पता चले। जब x का मान पता चल जाएगा तो हमको लंबाई और चौड़ाई एक्चुअल में पता चल जाएगा। जब लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगा तो हम उसका गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। चलिए, परिमाप दिया है 480 बराबर 2 ब्रैकेट में 5x और प्लस 3x। इसे काट दीजिए, इसको, ये 240 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 240 बराबर 8x या x बराबर 8 बटे में जाएगा, हो जाएगा 30, यानी x की वैल्यू 30 आ गई। x बराबर 30, x बराबर 30, तो लंबाई अब कितना हो जाएगा? लंबाई बराबर लंबाई को आप L और इसको B भी मान सकते हैं। लंबाई बराबर हो जाएगा 5x यानी कि 5 गुणे 30 बराबर 150 मीटर। चौड़ाई बराबर 3x यानी कि 3 गुणे 30 बराबर 90 मीटर। ये हो गया। अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 150 गुणे 90, 150 गुणे 90 135, इतना वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 13,500 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, और यही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाना है। एक कमरा है 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा, जिसमें एक कालीन बिछाया जाना है जिसकी चौड़ाई 1.6 मीटर है। तो कह रहा है कि कालीन कितनी लंबी होगी। देखिए, चौड़ाई दे दिया है, लंबाई नहीं पता है। भाई, एक कमरे में अगर कालीन बिछाया जाना है तो जो कमरे का क्षेत्रफल होगा वही कालीन का क्षेत्रफल होगा। कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, कालीन का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। कमरे का क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया है, कालीन के लिए चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई मान लीजिए, खत्म काम। मान लेते हैं, माना कालीन की लंबाई बराबर L मीटर कर दें तो हो क्या जाएगा? कमरे का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल। ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 8 गुणे 6 बराबर कालीन का लंबाई यल है, यल गुणे चौड़ाई 1.6। यल का मान निकालना है तो 1.6 बटे में आएगा, तो यल बराबर हो जाएगा 8 गुणे 6 बटे में 1.6। फिर 5 6 का
30 मीटर लंबा कालीन। अब ये मत दिमाग में बैठाइएगा कि 30 मीटर लंबा है तो कैसे बैठेगा, उसमें कैसे बिछाया जाएगा। भाई 30 मीटर लंबा है ना, तो 6 मीटर चौड़ा है, 6 मीटर चौड़ा है कमरा, तो 6 मीटर का इसको 5 भाग में काट देगा, है ना। 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 5 भाग में काट करके बिछा देंगे, हो गया। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 20 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े आयताकार बाग के अंदर लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, और बाग के अंदर चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता। देखिए ये हमने एक पार्क बनाया है, बाग है, जिसकी लंबाई 20 मीटर, लंबाई मतलब बाहर से, ये बाहरी लंबाई, और 10 मीटर चौड़ाई है। इस बाग के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बनाना है, इस प्रकार छोड़ना है कि बीच में 96 मीटर स्क्वायर जगह फूलों के लिए शेष बचे। ये जो हमने बनाया है ये खाली जगह, इसमें फूल लगा हुआ है, और इस फूल का क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है। चलिए ये तो क्वेश्चन में दे दिया। पूछ रहा है कि इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, नहीं पता है। नहीं पता है तो मान लेते हैं इसकी चौड़ाई x है। अब x है तो करना क्या हमको, बाग का क्षेत्रफल, आयताकार बाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 20 गुणे 10 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। ये तो हो गया पूरे बाग का क्षेत्रफल। अब इसको हम बांटेंगे, इस क्षेत्रफल को बांटेंगे किसमें, रास्ते का क्षेत्रफल प्लस बाग का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल और बाग का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों का योगफल, इनके गुणनफल यानी कि पूरे बाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, पार्क का क्षेत्रफल जो खाली फूल लगाने के लिए है, 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी चौड़ाई नहीं पता है लेकिन लंबाई पता है। कैसे, देखिए ये 20 मीटर लंबा है, अगर हम इसको मिला दें यहाँ से, और इसकी चौड़ाई, इस रास्ते की चौड़ाई अगर हम x मान लें, ठीक है, मान लेंगे अगर, तो इसको भी मिला दें, अगर इसको भी मिला दें, तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल जो होगा 20 गुणे x हो जाएगा, ये भी 20 गुणे x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये x इधर से कम हो रहा है, ये x इधर से कम हो रहा है, यानी कि 10 मीटर में 2x कम हो जाएगा, यहाँ भी 10 मीटर में 2x कम हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में 2x कम हो जाएगा और उसमें फिर x का गुणा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल प्लस फूल का क्षेत्रफल, फूलों वाले स्थान का क्षेत्रफल। आयताकार बाग का क्षेत्रफल 20 गुणे 10 करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल देखिए 20 गुणे x, ये भी वही चीज़ है, तो 2 टाइम्स 20 गुणे x हो गया, प्लस इधर के लिए, इधर की देखिए लंबाई घट रही है, ऐसे पूरा रहता तो 10 होता, लेकिन x सड़क की चौड़ाई x माने है ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना रास्ते की चौड़ाई बराबर x। तो देखिए चौड़ाई x है तो x इधर से कम हो गया, x इधर से कम हो गया, यानी कि इस 10 में से 2x घट जाएगा, और गुणा कितना होगा, चौड़ाई x है ना,
तो 10 माइनस 2x ब्रैकेट बंद गुणे x क्षेत्रफल हो जाएगा। और यही चीज इधर भी है, दोनों बराबर है, तो 2 टाइम्स 10 माइनस 2x ये लंबाई हो जाएगी और गुणे चौड़ाई x, रास्ते की चौड़ाई माना ही है x। और एक चीज और, ये तो हो गया रास्ते का क्षेत्रफल ना, और प्लस पार्क के लिए कितना है, 96 है। 96 को इधर ला दें, इधर हो गया 200 माइनस 96 और इधर क्या हो जाएगा देखिए 20 दूना 40x और प्लस 2x है ना, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20x और 2x का फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर। 200 में से 96 घटेगा तो बचेगा 104 बराबर 60x माइनस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को इधर ला दें, इसको भी इधर ला दें और प्लस 104 तो इधर है ही, 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूना 4, हाँ इसमें भी जाएगा तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा 15x और प्लस 4 दूना 8, 4 छंग 24, 26 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर 15 आवे, तो 13 दूना 26 है ना, 30 इंटू 2, या ऐसे कर दीजिए 13 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 26 इक्वल 0। इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2x और प्लस 26 इक्वल 0। तो x कॉमन, x माइनस 13 और माइनस 2 कॉमन, x माइनस 13। इक्वल 0, x माइनस 13 एंड x माइनस 2 इक्वल 0। तो x बराबर 2 होगा, 2 मीटर एंड 13 मीटर। 2 आएगा या 13 आएगा, तो अब 2 लें कि 13 लें, तो ये देखिए यहां पर सड़क की चौड़ाई 13 मीटर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सड़क की चौड़ाई अगर 13 मीटर कर देंगे तो ये पार्क के चौड़ाई से भी बाहर चला जाएगा, क्योंकि पार्क की चौड़ाई ही 10 मीटर है और सड़क की चौड़ाई अगर हम 13 मीटर ले लेते हैं तो ये तो इससे बाहर हो जाएगा ना। हाँ 2 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है। तो सड़क की चौड़ाई 2 मीटर और ये अग्राह्य हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े हाल के चारों ओर एक हाल है, ये अंदर वाला हाल है, 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। इस हाल के चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। ठीक है, बरामदे में रुपया 13.50 यानी कि 13.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च क्या होगा। इसका अगर क्षेत्रफल पता हो जाता बरामदे का तो उसमें हम 13.5 का गुणा कर देते तो कुल मूल्य या कुल खर्च पता हो जाता। रास्ते के क्षेत्रफल के लिए कि 2.5 मीटर चौड़ा है ना, तो अगर बरामदा ये है, बाहरी क्षेत्रफल में से हाल के क्षेत्रफल को हम घटा दें तो इस बरामदे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे बरामदे की बाहरी लंबाई L बराबर, देखिए ये 20 है ना, 2.5 इधर 2.5 इधर, यानी कि 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25 मीटर। 25 मीटर लंबा हो गया और चौड़ाई में 15 में 2.5 इधर 5, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, बाहरी चौड़ाई बराबर 15 प्लस
5 यानी कि 20 मीटर हो गया। तो बरामदे का क्षेत्रफल बराबर बाहरी क्षेत्रफल, जो बाहरी भी वहां भी निकाले हैं, और माइनस हाल का क्षेत्रफल। तो बाहरी क्षेत्रफल में हम करेंगे L इंटू बी, इसको चौड़ाई को b कर दीजिए, L इंटू बी माइनस हाल का क्षेत्रफल 20 गुणे 15, तो L का मान 25 और इसका 20 और माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 300। ये कितना हो जाएगा 500 माइनस 300 यानी कि 200 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। किसका? बरामदे का 200 मीटर स्क्वायर। अब 1 वर्ग मीटर का खर्च 13 रुपया 50 पैसा है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर रुपया 13.50, तो 200 का, इसलिए 200 वर्ग मीटर बराबर क्या हो जाएगा 13.50 गुणे 200, कितना हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हो गया दशमलव में, 1350 यानी कि 2700 रुपये इसका खर्च आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में 3 संबंधित 2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या कह रहा है कि एक आयताकार पार्क है, एक पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। तो लंबाई हम मान लेते हैं कि 3x है और चौड़ाई 2x है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति यहाँ से मान लीजिए शुरू करता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और पूरा एक चक्कर 8 मिनट में कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, क्या क्या करना है। तो हमको करना क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब 8 मिनट में जितना दूरी तय करेगा वो इस आयत का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, इस आयत का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो इससे x का मान निकल जाएगा। फिर उस x का मान रख देंगे तो लंबाई और चौड़ाई पता हो जाएगा, फिर गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, ये दिया है चाल, यहां पे पहले लिख रहे हैं माना लंबाई L बराबर 3x और B बराबर 2x, ये हम मीटर में लेंगे और इसको भी चेंज करते हैं। चाल बराबर 12 प्रति घंटा या 12 में 5/18 से गुणा कर दें तो 6 दूना 12 क्षेत्र 18 10/3, ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चाल हो गया मीटर प्रति सेकेंड। दूरी, पूरे दूरी को कवर करने की, यानी कि पूरे परिमाप, पूरा जो परिमाप है एक चक्कर पूरा कवर करने में उसको कितना समय लग रहा है, 8 मिनट लगा समय, बराबर 8 मिनट या 8 गुणे 60 कर दें, 60 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 480 सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल 10/3, समय 480, काट दें इसको 160, यानी कि 1600
मीटर, ये इसका परिमाप हो जाएगा। और ये परिमाप जो है इस दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं, 3x + 2x और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2। क्या लिखेंगे? आयत का परिमाप बराबर 2 3x + 2x। इधर कितना हो जाएगा? 1600। इधर कितना हो जाएगा? 2 × 5x, काट देंगे 800। x बराबर क्या हो जाएगा? 800/5, 16 से 160। अब x का मान निकल गया ना, तो लंबाई क्या हो जाएगा? तो लंबाई L बराबर 3x, यानी 3 × 160 मीन्स 480 मीटर। b कितना है? 2x, 2 × 160 बराबर 320 मीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L × b, यानी कि कितना? 480 × 320 गुणा कर देंगे, ये मीटर स्क्वायर होगा। तो पार्क का क्षेत्रफल 1,53,600 मीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 36 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े हॉल के फर्श को 6 डेसीमीटर लंबे तथा 5 डेसीमीटर चौड़े पत्थरों से पक्का कराना है, उस पर पत्थर बिछाना है। कुल कितने पत्थर लगेंगे? ये देखिए, एक आयताकार 36 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा हॉल है। इसमें पत्थर लगाना है। सब पत्थरों की साइज़ एक जैसी होगी। हो सकता है थोड़ा सा खींचने में इधर उधर हो गया हो, लेकिन सबकी साइज़ एक जैसी होगी। और उसकी साइज़ क्या है? 6 डेसीमीटर लंबा और 5 डेसीमीटर चौड़ा। तो इसमें कुल कितने पत्थर लगेंगे उसको पता करना है। तो उसमें करना क्या होगा? देखिए, इस आयताकार हॉल का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसके बाद एक पत्थर का क्षेत्रफल निकालना होगा। इस पूरे हॉल के क्षेत्रफल में एक पत्थर के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, जो आएगी वही संख्या हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। हॉल की लंबाई अब ये जो है, हॉल की लंबाई चौड़ाई हो गया, पत्थर की लंबाई और चौड़ाई हो गया। ये हमने 6 डेसीमीटर दिया है, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 10 का गुणा कर दिया तो सेंटीमीटर में हो गया। अब हॉल का क्षेत्रफल
अब ये हाल का क्षेत्रफल हो गया और ये एक पत्थर का क्षेत्रफल हो गया। तो अब पत्थरों की संख्या, ये मीटर स्क्वायर है ना, तो इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो मीटर स्क्वायर दो बार है ना, मीटर गुणे मीटर, तो 100 गुणे 100 करेंगे। तो ये जो आएगा पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की जगह आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ऐसा इसलिए किया कि जो पत्थर है उसकी लंबाई सेंटीमीटर में है। तो ये हो गया। तो 1 2 3, ये 2 इसका पूरा कटा और 1 यहाँ, और यहाँ से काट देते हैं 3 3 24 180, यानी कि 1800 पत्थर, 1800 पत्थर लगेंगे कुल, 1800। क्वेश्चन नंबर 11, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 15 मीटर, 70 मीटर, 18 मीटर। इनमें से फसल काटने का व्यय रुपया 15 प्रति वर्ग मीटर है। एक वर्ग मीटर का खर्च 15 रुपया है। तो कुल व्यय ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ग मीटर दे दिया है तो इसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और विमाएँ मीटर में होंगी। विमाएँ मतलब ये जो मान है लंबाइयों का वो मीटर में होगा। तो कुल व्यय का मतलब देखिए, एक वर्ग मीटर का खर्च दिया है 15 रुपया, और त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल पूरा निकालें अगर हम, तो उसमें 15 का गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कुल कितना खर्च आएगा। तो ये त्रिभुज की तीनों भी मैं दिया है, तीनों भुजाओं का लंबाई दिया हुआ है। तो इस ऐसे वाले में हम हीरो फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो हीरो फार्मूला के लिए इसको मान लेते हैं ये ए है, ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 17 मीटर लंबाई चौड़ाई, और सी बराबर, है ना, इन तीनों लंबाइयों को मान लेते हैं। ए बराबर 15, बी बराबर 17 और सी बराबर 18 मीटर। अब यस निकाल लेंगे। यस के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं। ये हो जाएगा 15 प्लस 17 और प्लस 18 बटे में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 15 15 17 32 18 50, और ये हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे तो 25 मीटर। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। मान रख दीजिए, सबका मान पता है, यस का मान पता ही है, ए बी सी का पता ही है। तो ये हो गया 25, और यहाँ हो जाएगा 25 माइनस ए का मान 15, फिर यहाँ पे हो जाएगा 25, यस का मान 25 माइनस बी का मान 17, और यस का मान 25 और सी का मान 18। ये सब अंडर रूट में रहेंगे। तो हो कितना जाएगा ये, 25 गुणे यहाँ पे 10, यहाँ पर गुणे 8 और यहाँ पर गुणे 7। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसको खंड कर दीजिए, 5 गुणे 5 प्लस यहाँ पर 2 गुणे 5 प्लस यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। तो यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, और ये भी जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ से एक निकला 5, 2 2 2 गुणे 2, अंदर में रह गया 35, यानी हो जाएगा 2 2 4 5 20 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये पूरे त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल हो गया। दर दिया हुआ है 15 मीटर, एक वर्ग मीटर का खर्च दिया हुआ है 15 रुपया। तो कुल खर्च यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि एक वर्ग मीटर
कुल खर्च क्या हो जाएगा, 15 गुणे 20√35, यानी हो जाएगा रुपया 300√35। अब चाहें तो 35 का दशमलव में वर्गमूल निकाल करके इसमें 300 का गुणा कर दीजिए तो भी हो जाएगा। यदि इसको दशमलव बदलते हैं तो हो जाएगा रुपया 300 मल्टीप्लाइड बाई 5.92 और जिसका मान हो जाएगा 1776 रुपया। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कमरा 16 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर 3.5 मीटर इसके बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। उस बरामदे में 7 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। ये चित्र बनाया हमने, ये कमरा है, जो वाइट पोर्शन है वो कमरा है और इस कमरे के चारों ओर ये जो है बरामदा है। इस बरामदे में पत्थर लगाने हैं। साइज़ दिया हुआ है 7 डेसीमीटर गुणे 5 यानी 7 डेसीमीटर लंबा और 5 डेसीमीटर चौड़ा। कितने पत्थर लगेंगे वो संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 7 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर जो पत्थर का लंबाई चौड़ा दिया है, एक पत्थर का क्षेत्रफल निकाल लें और इस पूरे बरामदे का क्षेत्रफल निकाल लें। तो इस पूरे बरामदे के क्षेत्रफल में एक पत्थर के क्षेत्रफल से भाग कर दें तो जो आएगा वही पत्थरों की संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बरामदे का क्षेत्रफल निकालें या सबसे पहले हम एक पत्थर का क्षेत्रफल निकाल लें। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पत्थर की लंबाई बराबर 7 डेसीमीटर। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 7 डेसीमीटर में कितने हो जाएंगे, 7 गुणे 10 बराबर 70 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई दिया है 5 डेसीमीटर, 5 गुणे 10 बराबर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए कमरे की लंबाई जो है ये 16 मीटर है, ये 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। और इसके बाहर जो है चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। इस बरामदे की चौड़ाई 3.5 मीटर और ऐसे भी 3.5 मीटर ही है, 3.5 मीटर। तो बरामदे का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरे बरामदे सहित जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकाल लें, फिर उसमें से मकान का क्षेत्रफल घटा दें तो जो बचेगा वो सिर्फ बरामदा बचेगा। तो क्या लिखेंगे, बरामदे की लंबाई बराबर, देखिए कितना होगा, बरामदा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और कमरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है जो कि 16 मीटर है और ये चौड़ाई 3.5 यहाँ पर दिया हुआ है, ये 3.5 और यहाँ से भी 3.5, तो 3.5 और 3.5 7 हो जाएगा। यानी कि बरामदे की लंबाई जो है 16 में 7 जोड़ना पड़ेगा, 16 + 7 बराबर 23 मीटर। और चौड़ाई उसी तरह से चौड़ाई भी हो जाएगा, 7 जुड़ेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है, 3.5 इधर 3.5 इधर यानी 7, तो 12
प्लस 7 बराबर 19 मीटर। ये तो बरामदे का हो गया। अब मकान की लंबाई बराबर 16 मीटर, चौड़ाई कितना है 12 मीटर। अब लिखेंगे बरामदे का क्षेत्रफल। बरामदे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बरामदे का क्षेत्रफल में पूरा बाहरी क्षेत्रफल माइनस मकान का क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे। बाहरी क्षेत्रफल यानी बरामदे सहित क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल माइनस मकान का क्षेत्रफल। तो बाहरी क्षेत्रफल कितना निकला है, ये बरामदे की लंबाई और चौड़ाई है, तो 23 गुणे 19 माइनस मकान का क्षेत्रफल 16 गुणे 12। तो ये गुणा कर दें, इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 437 और ये हो जाएगा 192। घटा दें, घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर, यहाँ पे हम सेंटीमीटर में है ये विमाएँ सब, इसलिए हम बरामदे का क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं, या आप चाहें तो पत्थर का जो लंबाई चौड़ाई है उसको मीटर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। हम सेंटीमीटर में करने जा रहे हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो 100 गुणे 100 करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 245। 100 गुणे 100 करेंगे तो 4 जीरो इसमें बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 70 गुणे 50 बराबर 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुल पत्थरों की संख्या, बरामदे के क्षेत्रफल में, बरामदे के पूरे क्षेत्रफल में एक पत्थर के क्षेत्रफल से भाग कर दें, तो बट्टे में 3500, ये कट गया 2 जीरो, 8 दें इसको, 7 पचे 35, यहाँ पर हो जाएगा 7 त्रिक 21, 3, 7 पचे 35, फिर 2 जीरो, फिर 5 से काट दें, 5 से 35, 700, यानी कि 700 पत्थर लगेंगे। है ना, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आयताकार घास का मैदान 60 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है। इसके बीचों बीच लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर 4 मीटर चौड़ी परस्पर काटती हुई 2 सड़कें हैं। इन सड़कों पर ₹2.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का कुल खर्च क्या होगा। ये देखिए एक पार्क है और इसके ठीक बीचों बीच में लंबाई और चौड़ाई के समांतर, ये जो है चौड़ाई के समांतर रास्ता है और ये लंबाई के समांतर ये रास्ता है, और इस रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर है दोनों की, इसकी भी चौड़ाई 4 मीटर ही है। ये हो गया। अब कह रहा है कि इस रास्ते पर रोड़ी बिछाना है, तो पहले हम इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, फिर उसके बाद तब जो प्रति वर्ग मीटर का दर दिया हुआ है उससे गुणा कर देंगे। तो इस रास्ते के क्षेत्रफल के लिए हमको पहले रास्ते की लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। ये घास का मैदान 60 मीटर लंबा है, इसका मतलब कि रास्ता तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा, यानी 60 मीटर लंबा हो गया और चौड़ा 4 मीटर।
चौड़ाई के अनुदिश क्या होगी रास्ते की लंबाई, पूरा जो घास के मैदान की चौड़ाई है वही इस रास्ते की लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई 4 मीटर, रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर दी ही है। तो बस इसी को हल कर लेते हैं। कैसे कैसे जो जो दिया है पहले उसको लिख लें। रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई के समांतर, तो लंबाई जो है, जो पार्क की लंबाई होगी, जो घास के मैदान की लंबाई होगी वही हो जाएगी, यानी कि 60 मीटर। चौड़ाई 4 मीटर, ये रास्ते की चौड़ाई होगी। अब मैदान की लंबाई के समांतर था नहीं ये, अब चौड़ाई के समांतर। चौड़ाई के समांतर क्या हो जाएगा, रास्ते की लंबाई इस बार जो घास के मैदान की चौड़ाई है वही इसकी लंबाई हो जाएगी, यानी कि 40 मीटर। और चौड़ाई, अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल क्या करना, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये रास्ता हो गया, और ये रास्ता यहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो 2 बार शामिल हो जा रहा है। एक बार इसका जब क्षेत्रफल निकालना है तो भी आ जा रहा है, नीचे वाले का जब निकाल लेंगे तो भी इतना पोर्शन उस क्षेत्रफल में आ जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग में से इतना क्षेत्रफल घटाएंगे, और ये उभयनिष्ठ क्षेत्रफल होगा जिसकी ये वर्गाकार होगा, ये 4 मीटर गुणे 4 मीटर, ये वर्गाकार हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई के समांतर क्षेत्रफल माइनस चौड़ाई के समांतर क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पर ये प्लस होगा, माइनस उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। उभयनिष्ठ का मतलब ये बीच वाला पोर्शन। लंबाई के समांतर का मतलब ये हो जाएगा 60 गुणे 4 माइनस चौड़ाई के समांतर 40, सॉरी ये प्लस रहेगा, और माइनस उभयनिष्ठ का मतलब हो जाएगा 4 गुणे 4, ये हो जाएगा 6 को चले 240 प्लस 40 गुणे 4 ना 160 और माइनस 16, तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400 माइनस 16, यानी कि 384। अब खर्च निकालने, इस पर रोड़ी बिछाना है, खर्च निकालने तो यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ग मीटर रोड़ी का खर्च बराबर रुपया 2.50, 2.5 रुपये के हिसाब से है। चूँकि 1 वर्ग मीटर रोड़ी का खर्च रुपया 2, इसलिए 384 वर्ग मीटर रोड़ी का खर्च कितना हो जाएगा, और जब इसका गुणा करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा 960, यही यानी कि रुपया 960 उसका कुल खर्च हो जाएगा रोड़ी बिछाने का। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक त्रिभुजाकार खेत की लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है। कह रहा है कि ये लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है। यदि खेत में रुपया 25.70 प्रति हेक्टेयर की दर से फसल काटने का कुल खर्च रुपया 346.95 हो तो खेत का आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लंबाई और ऊंचाई नहीं दिया है, इसी को
लंबाई का मतलब कि आधार पूछ रहा है, तो आधार और ऊंचाई, फसल काटने का दर दिया हुआ है। अब कुल खर्च कितना आया ये भी दिया हुआ है, यानी कि अगर इसमें हम इससे भाग कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ पर ऊंचाई नहीं पता है और लंबाई यानी आधार भी नहीं पता है, तो हम लोग क्या क्या करते हैं ना, ये कह रहा है कि खेत की लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है। अगर ऊंचाई पता हो जाए तो लंबाई, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो लंबाई पता हो जाएगा। नहीं पता है तो हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र होता है मैथ में मानने का, मान लेते हैं x मीटर, तो ये हो जाएगा 3x। यहाँ पर लिखेंगे माना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब त्रिभुजाकार खेत की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर x मीटर, तो आधार या लंबाई कर दें, आधार, आधार बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना है तो 3x मीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे 1 हेक्टेयर फसल काटने का खर्च, खर्च बराबर रुपया 25.70। कुल खर्च, कुल खर्च कितना आ रहा है फसल कटाई, कुल खर्च आ रहा है रुपया 346.95। ये इतना खर्च आ रहा है, तो क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें इसका भाग कर दें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 346.95 बटे में 25.70, ये जो आएगा हेक्टेयर आएगा। जब इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 13.5 हेक्टेयर। ये हेक्टेयर है ना, ये भी हेक्टेयर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल को हम यहाँ पे देखिए मीटर माने हैं ना, तो हम लोग क्या करें, क्षेत्रफल को भी हम मीटर में कर दें। तो यहाँ पे चूँकि 1 हेक्टेयर तो 13.5 हेक्टेयर बराबर क्या, गुणा हो जाएगा तो 1.10 खत्म, 3 जीरो बचेगा, तो ये हो जाएगा इतना वर्ग मीटर, 1,35,000 वर्ग मीटर हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये आ जाएगा, यहाँ पे हम रख देंगे 1,35,000 और इधर 1/2 आधार कितना है 3x, ऊंचाई कितना है x, तो 3 जीरो तो इसी रहेगा, 2 5 10 2 3 6 1 7 और 2 1 कम 2। अब ये बटे में 3 आ जाएगा, इधर इधर हो जाएगा x², काट दे इसको, 3 से इसको काटेंगे 3 9 27 और 4 जीरो, यानी x² बराबर 90,000। तो x बराबर क्या होगा, वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल 3, 4 जीरो का 2 जीरो, 300 मीटर हो गया। लंबाई, लंबाई है कितना
चौड़ाई बराबर x है, यानी कि 300 मीटर। अतः जो त्रिभुजाकार खेत है उसका आधार यानी लंबाई 900 मीटर और ऊंचाई जो होगी उसकी वो 300 मीटर होगी, और यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वृत्ताकार बाग का व्यास 210 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्ताकार बाग है जिसका व्यास 210 मीटर ये दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 210 मीटर। व्यास का मतलब देखिए, व्यास यहाँ से यहाँ तक है, पूरा ये भी कर देगा तो ये त्रिज्या यानी 2r बराबर 210 मीटर। तो r यानी त्रिज्या बराबर हो जाएगा 210/2 यानी कि 105 मीटर। अब क्षेत्रफल क्या आता है, वृत्ताकार बाग है तो वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्ताकार बाग कर दें, वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r 105 है, स्क्वायर है तो 105 गुणे 105 कर देंगे, काट दें इसको, 7 × 7 7 × 35। अब गुणा करना है तो ये हो जाएगा 34,650 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर करके आता रहता है। क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। चलिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक जनरल फार्मूला ड्राइव कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे मान लेते हैं दो वृत्त जिसकी त्रिज्या r1 तथा r2 है, इनके क्षेत्रफलों का योग हमको करना है और इसका क्षेत्रफल एक ऐसे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी त्रिज्या r है। ये बराबर कर दें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर बराबर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। देखिए पाई सब जगह से कट रहा है तो हमको मिल जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब उस वृत्त की त्रिज्या पूछ ही रहा है ना, उस नए वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिज्या यहाँ से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। मान लेते हैं इसको r1 5 सेंटीमीटर, r2 12 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए r स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, मान रख दें 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इसका मान 25, इसका मान 144, वर्ग करेंगे तो हो गया टोटल 169। यहाँ r स्क्वायर बराबर इतना है तो r का मान निकालना होगा तो वर्गमूल निकालेंगे तो 169 स्क्वायर रूट, जिसका मान होता है कितना 13 सेंटीमीटर। अतः इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी,
13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रकाशन, राधा पब्लिकेशन। इसमें हल करने के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाओं समान तो समबाहु, 2 समान भुजा समद्विबाहु, ये समबाहु हो जाएगा, ये समद्विबाहु हो जाएगा। द्वि मीन्स 2 समान भुजा, असमान भुजाओं को विषमबाहु, जिनकी तीनों अलग अलग हो विषमबाहु। प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इस सब परिभाषा पर है। देखिए ये जो कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज कह रहा है और समद्विबाहु भी कह रहा है। तो ये कह रहा है कि ये एक तो 90 अंश हो गया, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे और 90 अंश से छोटे होंगे, है ना। तो 90 अंश से कम, 90 अंश से अधिक हो नहीं सकता, 90 अंश भी नहीं हो सकता है। इसमें का एक 90 हो गया तो दूसरा 90 से कम ही होगा। ठीक है, तो ये 90 अंश से कम होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में 2 कोणों का योग 90 अंश होता है। भाई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कर दिया तो एक कोण तो 90 अंश हो गया, इन दोनों का योगफल भी 90 अंश होना चाहिए, तभी ना 90 90 180 हो जाएगा। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश, इस सब परिभाषा पर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वृत्त के अंदर स्थिर बिंदु को कहते हैं, वृत्त के अंदर स्थिर बिंदु जो होती है उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्ताकार आकृति है साइकिल के पहिए की, रोटी बेलने वाले चकले की, खाना खाने वाले थाली की। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, सब परिभाषा पर है। किसी वृत्त के चाप तथा उसके अंतः बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से बनी आकृति कहलाती है। किसी वृत्त के चाप तथा उसके अंतः बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं, त्रिज्या और चाप, इसका मतलब कि हो गया त्रिज्यखंड। जब त्रिज्या शब्द आ जाए तो त्रिज्यखंड होगा, नहीं तो वृत्तखंड होता है। निम्न में त्रिभुज के अंग नहीं है, लंबाई, ऊंचाई, मध्यिका, भुजा। त्रिभुज का अंग कह रहा है ना, तो त्रिभुज का अंग में ऊंचाई होता ही है, त्रिभुज की ऊंचाई होती है, मध्यिका भी होती है और भुजा होती है। लंबाई नहीं, लंबाई तो उसका माप हो जाता है। मध्य बिंदु से चारों ओर समान दूरी जो होती है वृत्त में होती है। वृत्त के अंग नहीं है, त्रिज्या होता है, वृत्त में त्रिज्या होता है, वृत्त का व्यास होता है, आधार और वृत्त का केंद्र, केंद्र भी होता है, व्यास भी होता है, त्रिज्या भी होता है, आधार नहीं होता है, आधार त्रिभुज में होता है। निम्न में कौन सा सूत्र सही है? आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, सही है ये। देखिए जब 2 सही हो जाए ना तो ये मान के चलिए कि सब सही होगा। यदि वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो 3 है तो 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। बस यही इतना ही करना है इसमें। अगला प्रकाशन है साहित्य प्रकाशन, जिसमें परीक्षोपयोगी प्रश्न हम लोग देखेंगे। लघुत्तरी प्रश्न, ये देखिए लघुत्तरी प्रश्न में त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए, सब परिभाषा पर है, तो इसको आप लोग करिएगा। अति लघुत्तरी में भी वही चीज़ है, सभी के सभी परिभाषा पर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक खेल के मैदान 110 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा है, तो मैदान के चारों ओर कितना तार, चारों ओर तार की बात कर रहा है ना, तो चारों ओर तार का मतलब कि जैसे एक ये आयताकार है, में ये 110 मीटर है और ये 40 मीटर है, तो चारों तरफ तार लगाना है, तो इसका मतलब परिमाप निकालना होगा। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई यल प्लस बी होता है ना, ये यल है और ये बी है, कितना हो जाएगा 2 110 प्लस 40 150 हो जाएगा और ये हो जाएगा 300 मीटर। प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा व्यास भी ज्ञात कीजिए। देखिए 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है,
तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। ठीक है, ये O हो गया त्रिज्या, और ये पूरा 3.4 सेंटीमीटर है ना। यहाँ से यहाँ तक 3.4, तो व्यास पूरा क्या हो जाएगा, व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है ना, 2 गुणे त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3.4 यानी कि 6.8 सेंटीमीटर। ये वृत्त हो गया 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और ये हो गया उसका व्यास। और इसमें देखिए तीनों असमान वाले भुजाओं को कहते हैं विषमबाहु। अभी हम लोग उसमें देखे थे राखी प्रकाशन में, तीनों समान भुजाओं वालों को समबाहु, 2 समान वालों को समद्विबाहु, प्रत्येक न्यून कोण वाले को, ये तो उसी का जैसे समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल होता है 90 डिग्री। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब एक कोण 90 अंश दे दिया, 2 जो बचेंगे उनका योगफल भी 90 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का योगफल 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु को ये वृत्त का केंद्र होगा। वृत्त का माप कहलाती है परिधि। अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश। किसी भी बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई कहलाती है परिमाप। उसको क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। किसी आयत की संलग्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है तो विकर्णों की लंबाई, ये देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे समकोण है ABC। तो AC बराबर क्या होता है, AB² प्लस BC स्क्वायर। तो ये यानी कि हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या के दुगुना होता है। अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। यदि वर्ग की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।